बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। अब ये मैंने आपको जो सीक्वेंस बताया, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें लोग बड़े कह रहे हैं कि भैया आप ये बताओ कि पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, बाबर की और इनके मुगल्स की सब रटे हुए हैं। देखिए मेरा ऐसा कोई खास लगाव नहीं है मुगल्स के प्रति, ना ही मैं कोई इनसे बिल्कुल खास अगेंस्ट हूँ। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, तो आप प्लीज इसको बायस्ड ना हो पहले ही। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ब्रिज एकेडमी। और देखिए आज हम मुगल्स की सेकंड क्लास कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं बाबर, हुमायूं और अकबर, और साथ में हमने बीच में जो इंटरग्नम पीरियड किया था वो हमने किया था शेरशाह सूरी का। नेक्स्ट है जहांगीर। शेख सलीम चिश्ती, इसीलिए इसको सलीम बोलता था प्यार से। और दूसरा इसका नाम कई बार शेखू भी बोलता था, शेख है ना, तो शेखू इस तरह से करके। तो कह रहे हैं सलीम वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ जोधा भाई एंड अकबर। ये नाम मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये मेनली हरका भाई है, लेकिन अभी जोधा भाई इतना फेमस हो चुका है कि जोधा भाई कहना ठीक रहेगा। वो सक्सेडेड टू थ्रोन इन 1605, 1605 में अकबर की डेथ हो गई थी और ये जो है किंग बन गए थे। एल्डेस्ट सन था, ये बढ़िया बात थी। देखो बढ़िया का मतलब सिंपली ये है कि और जैसे इसके बाद हुआ, जैसे जहांगीर के जो बेटा था, जो शाहजहां बना किंग, शाहजहां वाज नॉट द एल्डेस्ट सन। फिर शाहजहां के बाद जो औरंगजेब बना, औरंगजेब वाज आल्सो नॉट द एल्डेस्ट सन। तो यहाँ पे ये एल्डेस्ट सन था, है ना। इवन बाबर का जो सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं था, हुमायूं का जो सबसे बड़ा बेटा था वो अकबर था, अकबर का सबसे बड़ा बेटा जहांगीर था, लेकिन जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा खुसरो था, ना कि शाहजहां। ओके, अभी देखिए कह रहा है कि इसने जो टाइटल लिया बोले नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। जहांगीर इसलिए जहां मतलब कॉन्करर ऑफ वर्ल्ड, और मोहम्मद वैसे ही जो है एज अ मतलब गुड ओमन लगा देते हैं मोहम्मद नाम, तो इसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर लिया टाइटल। इसके तीन भाई, ये डैनियल, मुराद और खुद जहांगीर, ये तीन भाई थे, अकबर के बेटे थे। फिर कहते हैं ही मैरिड मेहरून निसा इन 1611 सी, विडो ऑफ शेर खान। एक्चुअली शेर अफगान या शेर खान अफगान। इसमें क्या था कि इसको जो टाइटल दिया था जहांगीर ने दिया था। पहले इसका नाम था अली कुली खान, और ये वैसे तो ईरान से था, लेकिन इसको वेस्ट बंगाल की जो है ना जागीरदारी दे रखी थी। तो वहाँ पे जब इसकी डेथ के बाद फिर कहते हैं कि हैरे मेरे माई, फिर किस तरह से जहांगीर ने देख लिया और फाइनली ही मैरिड इन 1611। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि 1611 में शादी हुई जहांगीर की मेहरून निसा के साथ, और 1612 में शादी हुई थी इसके बेटे की, शाहजहां की, मुमताज़ महल के साथ, है ना। फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो नूरजहां थी, इसको टाइटल दिया गया मेहरून निसा को नूरजहां, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इनिशियली पहले नूर कैसल के लिए कहा गया था, कि नूर महल कहा था कि लाइट ऑफ द कैसल, लेकिन बाद में इसको नूरजहां टाइटल दे दिया गया। इसके फादर का जो नाम है वो था इत्मादुद्दौला। नूरजहां के फादर का नाम इत्मादुद्दौला है, और ही वॉज मेड चीफ दीवान बाय जहांगीर। अब इत्मादुद्दौला का ऐसा नाम इतना फेमस, लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट किस लिए आता है, क्योंकि इसका एक टॉम है, टॉम ऑफ इत्मादुद्दौला इन आगरा, और इसको कई बार बेबी ताज कहा जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि ताज का प्रिकर्सर जो था वो इत्मादुद्दौला का टॉम ही था, ताजमहल का। फिर नेक्स्ट है हर फादर फैमिली मेंबर्स ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम दिस अलायंस। ऑब्वियसली अब भैया राजा से शादी हो गई है बेटी की, तो कह रहे हैं उसका भी जो है फ़ायदा रहा है इनको। फिर कहते हैं 1612 में असफ खान से एल्डर डॉटर अर्जुन बानो बेगम, लेटर नोन एज मुमताज़, मैरिड जहांगीर थर्ड सन प्रिंस खुर्रम, है ना। खुर्रम ही शाहजहां का नाम है, तो खुर्रम से 1612 में शादी हुई। फिर कह रहा है कि नूरजहां वॉज द ओनली विमेन इन द मुगल कोर्ट जिसके नाम पे कोइंस्ट्रक्ट की गई थी। बड़ी बात थी, क्योंकि मुगल्स के अंदर ज़्यादातर किंग्स का ही ज़्यादा वो रहा वर्चस्व, लेकिन सिर्फ ये जो पोर्शन था नूरजहान वाला, यहाँ पे देखा गया कि जो बादशाह बेगम जो थी वो भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रही थी, है ना। तो इनमें कह रहा है कि इनके नाम पे जो है कोइंस्ट्रक्ट किए गए उनके नाम के ऊपर, ऐसे बता रहे हैं। रॉयल फरमन्स भी इनफैक्ट उनके नाम के ऊपर ही हेल्ड किए गए, ठीक है। फिर कह रहा है कि जहांगीर हैड फेस रेबेलियंस फ्रॉम हिज सन खुसरो एंड खुर्रम। खुसरो जो था इसका एल्डर सन था, खुर्रम शाहजहां का ही नाम है। खुसरोज रेबेलियन के अंदर क्या है कि जहांगीर से एल्डर सन खुसरो, जो मानबाई और डॉक्टर भगवान दास, जो इसका जो मानबाई से जो था बेटा खुसरो, उसने जो है रिवोल्ट किया था। और जहांगीर असैसिन वो चैलेंज बाय एल्डर सन प्रिंस खुसरो। ये इसने क्या किया, इसने सिख गुरु अर्जुन देव से मदद ली थी। इनफैक्ट देखिए वैसे तो कई अलग अलग स्टोरीज है, लेकिन एक स्टोरी ये बोलते हैं कि वहाँ सिंपली लंगर वगैरह चलाते हैं सिख गुरुज, तो उनके पास जाके उसने जो है शरण ले ली थी। तो फिर उसके बाद में जो है जहांगीर ने खुसरो को भी हरा दिया, और गुरु अर्जुन देव वाज आल्सो एग्जीक्यूटेड बाय, है ना। फिर कहते हैं कि बाद में शाहजहां ने भी रेबेलियन किया, खुर्रम ने रेबेलियन किया।
उसका रीज़न देखिए ये था, पहले तो कहते थे कि इनिशियली क्या था कि खुर्रम और नूरजहान एक तरफ थे, तो अच्छा उनका सिस्टम चल रहा था, गवर्नमेंट मेनली वही चला रहे थे। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा लगने लगा शाहजहाँ को कि भैया नूरजहाँ का जो एम्बिशंस है वो ज़्यादा भारी है, और कहीं ना कहीं शाहजहाँ और नूरजहाँ के एम्बिशंस में टकराव हो रहा था। तो इसीलिए शाहजहाँ ने अपने पिताजी के अगेंस्ट, मतलब जहांगीर के अगेंस्ट जो है रेबल कर दिया। और इसको ये लग रहा था कि जहांगीर जो है कम्प्लीटली अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ नूरजहाँ और ये गलत है, इसलिए इसने रेबल कर दिया। तो कह रहा है कि पर्सनल एम्बिशंस की वजह से भी हो सकता है रेबल, कि भैया मुझे राजा बनना है, ये बनने नहीं देगा, इस तरह सीक्वेंस के हिसाब से। फिर असली में जो इसका दिखा रेबलियस चेहरा वो तब दिखा जब इसने रिफ्यूज़ कर दिया कंधार जाने के लिए। इसने सिंपली कहा कि मैं कंधार नहीं जाऊंगा। कंधार के अंदर एक्चुअली क्या था कि रिवोल्ट हुआ था, तो इसको भेजा गया कि भाई तुम जाके उसको रिवोल्ट को क्रश करके आओ। अब दिक्कत ये नहीं थी, कंधार से उसको डर लगता था। शाहजहाँ को ये लग रहा था कि जो कैंपेन है वो लंबी चल जाएगी बहुत ज़्यादा, और इस दौरान हो सकता है पीछे से कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाए और किसी और को राजा वाजा बना दे, या कोई और जो है कैप्चर कर ले थ्रोन को। तो इस वजह से जाना नहीं चाह रहा था वहाँ से। और फिर यहाँ पे एक बड़ी बात ये हुई कि इन द बैटल नियर दिल्ली शाहजहाँ वॉज डिफीटेड बाय द फोर्सेज ऑफ महाबत खान। मतलब ये जो महाबत खान था ये मुगल फोर्सेस को लीड कर रहा था। तो मुगल फोर्सेस की तरफ से, जैसे हम ये कह सकते हैं कि जहांगीर की तरफ से था ये, और महाबत खान ने शाहजहाँ को हरा दिया था। और फिर उसके बाद जो इस रेबल ने जो था, ये रेबेलियन जो पीरियड था, इसने बड़ा डिस्ट्रैक्ट किया, और इनफैक्ट कंधार भी लूज़ हो गया था इस टाइम इसी वजह से। तो ये कुछ 3-4 जो साल रहे बड़े ही डिफ़िकल्ट रहे मुग़ल रूल के हिसाब से। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वापस से मुग़ल और जो मतलब शाहजहाँ और जहांगीर थे वो दोनों से मिल गए, सन और फादर जो है फिर से रिकॉन्सिलेट कर गए। अब देखिए अगर बात करें मुग़ल एक्सपेंशन के अंदर जहांगीर, तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग कोई भी टेरिटरी जहांगीर के टाइम में ऐड नहीं हुई थी। सिर्फ एक काम स्पेशल किया था जहांगीर ने, दैट वाज सेटलिंग डिस्प्यूट विद मेवाड़। इसमें कहते हैं कि जहांगीर काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि मेवाड़ तो अकबर भी कैप्चर नहीं कर पाया था। बार बार जब भी अकबर कैप्चर करता था तो मेवाड़ छूट जाती थी हाथ से, फिर से कोई रेबल हो जाता था और छूट जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि जहांगीर ने जो है काफ़ी बेहतर तरीके से इसको हैंडल किया। अमर सिंह जो था और उसके सामने जो है जो मतलब कड़ी शर्तें नहीं रखी, और काफ़ी हद तक जो है दोनों का सही सेटलमेंट हो गया। तो मेवाड़ से, और उसका जो बेटा था खुद अमर सिंह का, उसके करण सिंह को जो है मनसबदार दे दिया गया, हाई मनसब, रैंक ऑफ 5000। ज़ात और सवार हमने किया था, अकबर के टाइम में शुरू हुआ था ज़ात और सवार, है ना। ज़ात और सवार का कंसेप्ट शुरू किया था अकबर ने, ये रैंकिंग का था और ये हॉर्सेस टू बी मेंटेन था। तो इस तरह से करण सिंह जो बेटा था अमर सिंह का, उसको हाई रैंक दे दी गई 5000, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ मराठा सरदार्स खान इन्फ्लिक्टेड क्रशिंग डिफीट ऑन कंबाइंड फोर्स ऑफ अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा इन 1616। दिस डिफीट शुक द डेक्कन अगेंस्ट द मुगल्स। देखिए ये जो अलायंस था, हमने देखा था कि ये जो 5 पोर्शन में टूट गए थे विजयनगर एम्पायर और बहामनी किंगडम के अंदर, हमने कहा था कि 5 पोर्शन टूट गए थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। तो ये जो स्टेट्स थे ये बार बार बिल्कुल मतलब कॉन्स्टेंट परेशानी क्रिएट कर रहे थे मुगल्स के लिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ही डिफीटेड ऑल दीज कंबाइंड फोर्सेस, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा की खान ने मराठास की हेल्प ले, खान मुगल्स की तरफ से था और उसने मराठास की हेल्प लेके इनको हरा दिया। फिर कहते हैं कि जहांगीर वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू एनेक्स कांगड़ा। कांगड़ा भी एनेक्स किया था जहांगीर ने, है ना। ये एरिया वाइज बहुत ही छोटे पोर्शंस हैं, तो ऐसा लगता नहीं कि जहांगीर के टाइम में कोई बहुत बड़ा नया पोर्शन ऐड हुआ, है ना। फिर कहते हैं कि जहांगीर ट्राइड टू फॉलो एन एक्सपेंशन पॉलिसी इन द डेक्कन। यस, अभी हमने बात भी की ऊपर कि अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा तीनों का राजा तो जो डेक्कन के अंदर जो है कंट्रोल करना चाह रहा था। अब लेकिन बड़ी खास बात थी डेक्कन की, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भी, कि डेक्कन को कंट्रोल करना है तो आप परमानेंट कंट्रोल नहीं कर पाते, उसकी तरफ भी एक सेंटर चाहिए था। ऐसे अगर आप सेंटर शिफ्ट कर देते जैसे मोहम्मद बिन तुगलक किया, तो जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था वो कमज़ोर पड़ जाता था। तो ये बार बार ये चैलेंज रहा कि किसको क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, डेक्कन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की तरफ। जैसे अभी हमने देखा कंधार लूज हो गया था, तो ये डेक्कन की तरफ थोड़ा सक्सेस रही थोड़ी सी कंपैरेटिवली जहांगीर की। ड्यूरिंग जहांगीर्स रेन कन्फ्लिक्ट अरोज इन द ईस्ट। इन 1608 जहांगीर सेंट इस्लाम खान द ग्रैंडसन ऑफ शेख सलीम चिश्ती टू बंगाल। कह रहा है कि ईस्ट की तरफ भी जो रेबेलियंस हुआ था उसके तरफ जो है शेख सलीम चिश्ती के बेटे को भेजा गया टू टैकल दिस, और इस्लाम खान ने जो है बड़े अच्छे तरीके से रिवोल्ट को हैंडल किया और अफगान रेबल्स को हरा भी दिया इसने यहाँ पे। सॉरी मैं ये बोल गया बेटे को, एक्चुअली ग्रैंड सन ऑफ शेख सलीम चिश्ती था, ठीक है। तो अब देखिए जो भी हमने किया है इसके अंदर एक बड़ी खास बात है कि आपको सीक्वेंस सच काफ़ी रहेगा, इनके ईयर बार बार याद करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अभी तक यूपीएससी में सच ईयर के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। फिर कह रहा है कि आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर इन 1627 शाहजहां रीच्ड आगरा
विद द सपोर्ट ऑफ नोबल चीफ दीवान असफ खान, ये नाम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, शाहजहाँ के सपोर्ट में था असफ खान, एंड द आर्मी शाहजहाँ असेंड द थ्रोन, ठीक है। और नूरजहाँ वाज गिवन अ पेंशन, यहाँ पे क्या हुआ कि नूरजहाँ को पेंशन दे दी गई और कहा कि भैया अब आप रिटायर्ड लाइफ जियो, और बाद में 18 साल बाद उनकी डेथ हुई और शी वाज बरीड एट लाहौर। अब देखिए ये जो पॉइंट है, पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन कौन आया था, किसने ब्रिटिश ने विजिट किया था। तो इसमें कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो ने विजिट किया था। अब इसके अंदर और क्वेश्चन डिटेल में ये पूछ सकते हैं किसको फरमान मिल गया था, किसको मतलब अथॉरिटी दे दी थी जहांगीर ने कि ठीक है आप सेटअप कर लो फैक्ट्री। तो थॉमस रो गोट द फरमान फॉर सेटिंग अप इंग्लिश फैक्ट्री एट सूरत, है ना। कैप्टन हॉकिंस को मना कर दिया गया था, बाद में थॉमस रो ने जो है ये मिल गया था फरमान उन्हें। फिर कह रहे हैं कि जहांगीर मोस्टली स्टेड एट लाहौर एंड बैंड द किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड ऑन ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज। और इनकी खुद की किताब, ये भी काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, ऑटोबायोग्राफी है, जहांगीर ने खुद लिखी है, तुजुके जहांगीरी। ही ऑल्सो पैटर्नाइज्ड फरहांगे जहांगीर या वैल्यूएबल डिक्शनरी। फिर कह रहा है कि इन्हीं टाइम में ही जो है काफ़ी खान ने लिखी है मुंतखब ए लुबाब। एक्चुअली ये जो है ये किताब है, मुंतखब मतलब होता है कि चूजन वन और लुबाब होता है इंटेलिजेंट। तो द चूजन वॉज ओवर वेरी इंटेलिजेंट, मतलब मेनली जो है बात इन्हीं की हो रही है जहांगीर की कि इंटेलिजेंट के हिसाब से। क्योंकि अभी मैंने बताया भी कि अकबर खुद कम पढ़ा लिखा था, तो उसने मेरे बेटे को अच्छा पढ़ाया था जहांगीर को। ये बात अलग है कि उसका इंटरेस्ट था इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स में, तमाकू में, बट ये इनको काफ़ी ज़्यादा पढ़ाया गया। फिर कह रहा है हमीद लाहौरी रोड बादशाह नाम, ठीक है। ये जो बादशाह है बादशाह सिमिलर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है सच। फिर कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स विद मार्बल एंड डेकोरेटिंग द वॉल्स विद डिजाइन, ये नया स्टार्ट हुआ था। ये हमने किया भी था लास्ट में कि जैसे अकबर की जो फतेहपुर सीकरी है उसके अंदर मार्बल का काम सिर्फ एक ही जगह हो रहा है, वो शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है, और वहाँ पे भी जो जाली वाली का जो काम है वो ऐड कराया था, किसने, जहांगीर ने ऐड कराया था, ठीक है। और साथ में कह रहे हैं नई जो टेक्निक शुरू हुई थी पेट्रेडोरा। पेट्रेडोरा में क्या होता है कि जो पत्थर है उसको एंग्रेव करके उसके अंदर बिल्कुल जो प्रेशियस स्टोन्स हैं उनको फिक्स कर देते हैं, सेमी प्रेशियस या प्रेशियस स्टोन्स को लगा देते हैं, तो उससे वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी हो जाता है। फिर वो ही विजिटेड कश्मीर एंड लेड नंबर ऑफ गार्डन्स लाइक शालीमार बाग, निशांत बाग, इन्होंने बाग बनवाए थे। फिर मोती मस्जिद डेवलप करी थी जहांगीर ने लाहौर के अंदर, और इनका जो मसोलिन है वो भी लाहौर में ही है ना। जैसे हमने ऊपर भी देखा कि मोस्टली स्टेड एट लाहौर, तो लाहौर के अंदर ज़्यादा काम हो रहा है। फिर कह रहा है कि मुगल पेंटिंग रीच इट्स पीक अंडर जहांगीर, कह रहा है जेनिथ जो थी बिल्कुल टॉप पे जो गई थी पेंटिंग, वो गई थी जहांगीर के टाइम में। द यूज ऑफ हेलो डिवाइन लाइट्स बिहाइंड द किंग्स हेड स्टार्टेड अंडर हिम। देखिए अगर थोड़ा सा हमें आर्ट कल्चर जो है मुगल्स के टाइम का और ज़्यादा डिटेल में करना पड़ेगा, और उसके अंदर ऐसा आएगा कि कौन कौन से पेंटर्स आए थे किस किस के टाइम में। मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, जैसे बासवंत और दासवान और बासवंत के बारे में बात की थी कि अकबर के टाइम में आए थे। वैसे ही जहांगीर के टाइम में कुछ पेंटर्स थे, और कहते हैं कि जहांगीर इतना तगड़ा मतलब कोयनसूर था, बिल्कुल जानकारी रखने वाला था आर्ट की, कि वो देख के बता सकता था कि अगर मान लो कि एक पेंटिंग में 2-3 लोगों ने मिलकर काम किया ना, 2-3 पेंटर्स हैं जिसके कोड पेंटर्स थे, तो वो देख के बताता था कि ये काम इस पेंटर ने किया, ये काम इस पेंटर ने किया। तो पेंटिंग जो है वो टॉप पे पहुंची जहांगीर के टाइम में। फिर नेक्स्ट आता है शाहजहां। शाहजहां 1628 1658 खुर्रम, दूसरा नाम था शाहजहां का ही। और शाहजहां असेंड थ्रोन 1628 एट आगरा, आगरा से इसने जो है असेंड किया था थ्रोन। हिज मदर वाज हिंदू, जगत गोसाई इनकी माता थी, और पिताजी आपको पता ही है जहांगीर। ही वॉज मैरिड टू अर्जुमंद बानो बेगम, मुमताज़ महल, और ये हमने ईयर भी किया था 1612 में, क्वाइट एट मींस यंग एज इनको जो है शादी हुई थी इनकी। और एज अ रूलर शाहजहां फर्स्ट कंसर्न वाज टू रिकवर टेरिटरीज इन द डेक्कन व्हिच हैड बीन लॉस्ट टू निजाम शाही रूलर। अब देखिए हमने पहले ही बात की थी कि जो डेक्कन वाले थे पोर्शंस वो कांस्टेंट थ्रेट कर रहे थे, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि निजाम शाही ने जो छीन लिया था वो शाहजहां चाह रहा था इसको वापस से कैप्चर कर लो। तो इसने खान जहां लोधी को इस पर्पज़ के लिए किया, हालांकि ये जो है कैप्चर कर नहीं पाया, और इनफैक्ट बाद में जाके खुद उसी के साथ ही मिल गया था निज़ाम शाही के साथ ही। फिर उसके बाद शाहजहां ने जो है काफ़ी एग्रेसिव पॉलिसी फॉलो करी, और इनफैक्ट ये कहते हैं कि डेक्कन के अंदर की जो पॉलिसी थी वो अकबर और जहांगीर से बेटर पॉलिसी रही इसकी, और काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी इसको मिली। जैसे ये देख रहा था कि भैया इसने बड़ी मतलब समझदारी से ये देखा कि भैया अगर बीजापुर से जीतना है तो इनको बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर को अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये सक्सेसफुली आइसोलेटेड अहमदनगर बाय विनिंग ओवर बीजापुर एंड मराठा। तो इसने क्या किया, बीजापुर मराठा के साथ अलायंस किया और अहमदनगर को अकेला कर दिया। इस तरह से बहुत सारी ट्रीटी साइन करी इसने, और इन ट्रीटीज़ के अंदर अलग अलग ट्रीटी साइन करके सबसे ही
और धीरे धीरे डेक्कन को काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लिया था। जैसे कह रहा है, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट विद बीजापुर, आदिल शाह एग्रीड टू रिकॉग्नाइज द मुगल सोवरेनिटी टू पे इंडेमनिटी ऑफ 20 लाख रुपीज़। इस तरह से गोलकोंडा के साथ भी इन्होंने ट्रीटी साइन की, और जो है कुतुब शाह जो था गोलकोंडा का, ही टुक एन ओथ ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स मुगल एम्परर। तो इस तरह से इसने जो है डेक्कन की पॉलिसीज़ की काफ़ी ज़्यादा कामयाब थी। फिर देखिए यहाँ पे कह रहे हैं बीजापुर गोलकोंडा के साथ जो इसके इस तरह से अच्छे जो रिलेशंस, ट्रीटीज़ के साथ जो अच्छे रिलेशंस बने, उसके बाद जो है ये उनकी तरफ से निश्चिंत हो गए। और उल्टा भी हुआ कि जो डेक्कन वाले पोर्शंस थे जैसे बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, ये भी मुगल्स की तरफ से निश्चिंत हो गए, और इस वजह से फिर उन्होंने साउथ में अपना और एक्सपेंड करने लगे किंगडम। जैसे देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि इन द डेकेड फॉलोइंग ट्रीटीज ऑफ 1636 1636 सी, कॉमन एरा होता है सी, बीजापुर एंड गोलकोंडा ओवर एंड द रिच एंड फर्टाइल लैंड ऑफ कर्नाटका फ्रॉम द रिवर कृष्णा टू तंजौर एंड बियॉन्ड। तो इस तरह से कह रहे हैं कि जब ये नॉर्थ की तरफ से सिक्योर हो गया कि ठीक है उधर से लड़ाई भी नहीं करनी, उधर जाना भी नहीं है, तो ये साउथ की तरफ एक्सपेंड करने लगे। और कह रहे हैं कि ग्रेजुअली है देयर एरिया वाज मोर देन डबल्ड, हाउएवर रैपिड एक्सपेंशन वीकेंड द इंटरनल कोहेशन ऑफ दीज स्टेट्स दैट हैड। तो इस तरह से बता रहे हैं। फिर बाद में जो है शाहजी और शिवाजी का काफ़ी भारी रोल है, और ये हम राइज ऑफ मराठास के अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे जो है इन्होंने क्या क्या एरियाज कैप्चर किए। फिर कह रहा है कि शाहजहां के सन औरंगजेब टू कॉन्कर एंड नेक्स्ट टेरिटरीज ऑफ डेक्कन किंगडम। अब यहाँ पे भी देखिए, जिसको डेक्कन में भेजा जाता था या फिर नॉर्थ वेस्ट में जाता, वही ज़्यादातर किंग की तरफ जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप्रोच लेके आता था। डेक्कन तक फिर भी ठीक है, नॉर्थ वेस्ट ज़्यादा दूर पड़ जाता था, तो इसलिए जैसे यहाँ पे हमने देखा कि शाहजहां ने मना कर दिया था कि मैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ नहीं जाऊँगा। अब डेक्कन के अंदर से जो विनर आ गया वो वैसे ही विनर हो जाता था भारी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शाहजहां ने औरंगजेब को भेजा था कि भैया डेक्कन के किंगडम को कैप्चर करो। फिर कह रहे हैं कि शाहजहां डिफीटेड पोर्चुगीज नियर हुगली ड्यू टू रेगुलर अब्यूज ऑफ ट्रेडिंग प्रिविलेजेस बाय देम, है ना। तो कह रहे हैं कि बार बार जब ये जो इनको जो दस्तक दिए हुए थे, जो ट्रेडिंग प्रिविलेजेस दिए हुए थे, उनका ये गलत इस्तेमाल कर रहे थे, तो शाहजहां ने उनको हरा दिया था हुगली रिवर पे, है ना। हुगली इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, है ना, वी नो दिस, कलकत्ता वाली। ओके। फिर उसका शाहजहां कैप्चर्ड कंधार एंड इमीडिएटली फोर्टिफाइड इट, बट पर्शिया रेसल्ड कंधार फ्रॉम द मुगल्स। अब यहाँ पे फिर से इशू आ रहा है कि शाहजहां ने कंधार को भी कैप्चर किया जो पहले छूट गया था, लेकिन पर्शिया बार बार कंधार को कैप्चर करना, पर्शिया मतलब ईरान समझे आप, तो ये बार बार कैप्चर करना चाह रहा था। तो इसके बाद जब इसने अच्छी लंबी कैंपेन करी शाहजहां ने, फिर उसको समझ में आया कि यार ये तो फ्यूटाइल है, कोई यूज़ नहीं है और इतना ज़्यादा टाइम बर्बाद हो रहा है, पैसे बर्बाद हो रहे हैं। तो इसने कहा ठीक है भैया, मैं इस एम्बिशन को छोड़ देता हूँ कि मुझे कंधार कैप्चर करना है, और इसीलिए कंधार बिकेम ए परमानेंट लॉस आफ्टर दिस, है ना। देखिए वैसे जो है शाहजहां की रेन को कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर। अगर एरिया वाइज नहीं तो एटलीस्ट हम जो आर्ट आर्किटेक्चर के वाइज हम बिल्कुल कह सकते हैं कि शाहजहां की जो रेन थी वो गोल्डन एज थी मुगल एम्पायर की। सबसे बड़ा तो देखिए ताजमहल ही, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने, ठीक है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट इन 1631, कंप्लीट इन 22 ईयर्स, तो इसको 22 साल लगे थे बनने में। और इसके जो आर्किटेक्ट थे उनके अंदर नाम आता है उस्ताद ईशा का और ईशा मोहम्मद इफेंडी का। और यहाँ पे कहने की जो डोम्स भी थे, एक्चुअली कहते हैं कि अलग अलग पोर्शंस के हिसाब से डिवाइड किया गया था इसे। जैसे मेन डोम जो डिज़ाइन किया था वो इस्माइल खान ने डिज़ाइन किया था। फिर कह रहे हैं कि इटली का जो एक आर्किटेक्ट था जर्मिनो वेरिनियो, उससे भी जो है सपोर्ट लेके किया गया था। और जैसे आप देखेंगे छोटी मोटी बातें वैसे बड़ी तारीफ करते हैं कि जो ताजमहल बना रखा है उसके जो मिनारेट्स हैं साइड वाली, वो थोड़ी सी आउटर साइड है कि अगर मान लो कभी अर्थक्वेक आए तो वो साइड में गिर जाए और मेन डोम को ना करे परेशान है। और देखिए बड़ी बात है कि कितना एकदम यमुना के बिल्कुल तट पे ही उसको डेवलप कर दिया, तो काफ़ी ज़्यादा और कलाकारी है, बड़ा सुंदर लगता है, पूरा मार्बल का बना हुआ है। अगर आप जाएं भी तो मैं रिकमेंड करूँगी आप धूप के टाइम ना जाए, क्योंकि आंखों में बड़ा ग्लेयर लगता है। तो आइदर हैव दोज गोगल्स या फिर थोड़ा सा टाइम देख के आप जाए, है ना। ड्यूरिंग शाहजहां's reign most building reached its peak. He constructed the मोती मस्जिद एट आगरा built in white marble। फिर कह रहा शीश महल बनाया, मुसम्मम बुर्ज एट आगरा, ये सब इसने जो है, जामा मस्जिद एट दिल्ली, ये सब इसी ने बनाए थे। जामा मस्जिद भी और रेड फोर्ट भी, रेड फोर्ट एट दिल्ली वाज आल्सो बिल्ट बाय हिम। और इसके अंदर जो है रंग महल है, दीवाने आम दीवाने खास है, और साथ में बाग भी बनवाए थे इन्होंने, शालीमार बाग लाहौर के अंदर, शाहजहानाबाद सिटी के अंदर। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि पीकॉक थ्रोन रखा हुआ था। जो पीकॉक थ्रोन था ये रखा गया था दीवाने खास, रेड फोर्ट के दीवाने खास में पीकॉक थ्रोन रखा हुआ था सॉरी। और इसको जो है नादिर शाह ले गया था बाद में। तो पीकॉक थ्रोन के ऊपर ये कपलेट लिखे हुए कश्मीर के बारे में कि इफ देयर इज पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज हियर, इट इज हियर, इट इज हियर, है ना। अगर जन्नत है तो यही है, यही है, इस तरह से। अब इसका नाम जो है पीकॉक थ्रोन, ये देखिए उसकी फोटो दिखा रखी है पीकॉक थ्रोन की। इसका नाम पीकॉक थ्रोन इसलिए था क्योंकि इसके पीछे की तरफ ना 2 पीकॉक बने हुए थे, 2 पीकॉक्स आर शोन डांसिंग एट इट्स रियर, इसीलिए इसको तख्ते ताऊस, वैसे इसका जो टाइटल है वो दिया गया तख्त
तख्त मतलब थ्रोन, तख्ते ताउस मतलब मोर, यहाँ पे पीकॉक थ्रोन, तख्ते ताउस बोलते हैं इसको। फिर कह रहा है कि शाहजहां के टाइम में जो ट्रैवलर्स आए थे, फ्रेंच ट्रैवलर्स थे, बर्नियर और टेवर्नियर, इटालियन मनुसी था, पीटर मुंडी ब्रिटिश था, ये सब लोग शाहजहां के टाइम में आए थे। देखिए ये जो पोर्शंस है जहाँ पे भी आपको ट्रैवलर का दिखता है या कोई भी बाहर से आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि शाहजहां ऑल्सो पैटर्नाइज मैनी ऑथर्स हिस्टोरियंस लाइक इनायत खान हु रोट शाहजहां नामा, है ना, दारा शिको ट्रांसलेटेड भगवत गीता, दारा शिको वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां, और दारा शिको ने भगवत गीता को ट्रांसलेट किया था पर्शियन में, साथ में उपनिषद्स को भी ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में, और लगभग 52 उपनिषद जो है इन्होंने ट्रांसलेट कराए थे पर्शियन लैंग्वेज में, भगवत गीता को भी और उपनिषद्स को भी। द लास्ट ईयर ऑफ शाहजहां रेन वॉज कंक्लूडेड बाय बिटर वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग हिज 4 सन्स। दारा शिको इसका जो एल्डेस्ट बेटा था, उसके बीच में शुजा, मुराद और औरंगजेब, ये 4 बेटे थे इसके, चारों के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है झगड़े रहे और इनके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये सीक्वेंस है, ज़्यादा नहीं, आप इसको एटलीस्ट सीक्वेंस को याद रखें कि बैटल कौन कौन से सीक्वेंस में कब कब हुई थी। तो बैटल ऑफ सक्सेशन के पहला नाम हमारा बैटल ऑफ बहादुरपुर, ये कई बार बैटल ऑफ बहादुरगढ़ भी कई बार मिल जाता है आपको। फिर है बैटल ऑफ धर्मत। देखिए बैटल ऑफ बहादुरपुर में क्या हुआ था, शुजा जो था ही वॉज डिफीटेड बाय दारा, दारा ने शुजा को हरा दिया। फिर क्या किया, बैटल ऑफ धर्मत के अंदर औरंगजेब और मुराद ने मिलकर दारा को हरा दिया। अब जब दारा हार गया तो दारा को जो है मुगल फोर्सेस का सपोर्ट मिला, और बैटल ऑफ समूगढ़ के अंदर दारा फ्रॉम मुगल साइड वाज डिफीटेड बाय औरंगजेब। इस बार जो है औरंगजेब ने फिर से हरा दिया किसको, दारा शिकोह को, और दारा शिकोह का जो था इस बार मुगल्स की आर्मी थी, तो ये बड़ा ब्लो था। इसके बाद फिर जो है दारा अपने पिताजी को छोड़ के चला गया था पंजाब की तरफ। फिर कह रहा बैटल ऑफ खजवा इलाहाबाद, औरंगजेब डिफीटेड शुजा। अब दारा तो चला गया, फिर शुजा रहा, फिर फाइनली किंग बन गया, और फिर बैटल ऑफ देवत राय के अंदर दारा वाज डिफीटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब। देखिए ये जो सारी बैटल्स हैं ये भी 1658 की है, ये भी 1658 की है, ये भी 1658 की है, ये अर्ली 1659 में थी। तो आप सीक्वेंस याद कर सकते हैं, ये सीक्वेंस है और किसने किसको हराया। देखिए इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी फैक्ट ये है, एक बार क्वेश्चन किसी मॉक टेस्ट में देख रहा था मैं कि बैटल ऑफ खजवा में औरंगजेब को किसने सपोर्ट किया था। तो औरंगजेब को सपोर्ट किया था जसवंत सिंह राजा ने। जसवंत सिंह जो जोधपुर के राजा थे, उन्होंने सपोर्ट किया था। और बड़ी खास बात थी कि जसवंत सिंह पहले यहाँ पे जब लड़ाई कर रहा था तो वो दारा शिकोह की तरफ से लड़ रहा था। बैटल ऑफ धर्मत के अंदर जसवंत सिंह वॉज विद दारा शिकोह और दारा शिकोह के साथ था और हार गया था। लेकिन बाद में जो जसवंत सिंह था वो औरंगजेब की तरफ हो गया था, जोधपुर का जो राजा था। उसका रीज़न ये था कि जसवंत सिंह ने ये कहा कि भैया दारा जो है अपने हारने के बाद, बैटल ऑफ समूगढ़ में हारने के बाद अपने पिताजी को अबेंडन करके पंजाब में एस्केप कर गया। और ये बड़ी अजीब और बेकार बात है, एक राजा को शोभा नहीं देता कि भैया प्रिंस ऐसे अपने पिताजी को छोड़ के भाग गया हो। तो इसीलिए ये बाद में औरंगजेब की तरफ हो गया था। फिर औरंगजेब डिफीटेड शुजा और फाइनली एग्जीक्यूट कर दिया गया दारा शिकोह को। अब कहते हैं कि इसने जो है आगरा फोर्ट में गया ये और शाहजहां को सरेंडर करा दिया कि भैया, क्योंकि ऑलरेडी आर्मीज तो हार ही चुकी थी, तो शाहजहां सरेंडर्ड और शाहजहां को आगरा फोर्ट के अंदर ही बंद कर दिया गया, जेल टाइप में डाल दिया भैया, हाउस अरेस्ट टाइप कि उसी के अंदर ही रहेगा। और फिर उसके बाद जो इसकी बेटी थी जहानारा वो इसके साथ रुक गई थी कि भैया ठीक है ये पिताजी की सेवा करने के लिए। और फिर कहते हैं कि 1666 में ही डाइड। अब इससे ऑलरेडी पहले ही थ्रोन कैप्चर कर लिया था औरंगजेब ने। 1658 हमने बात की थी यहाँ पे, ये जो बैटल ऑफ खजवा और बैटल ऑफ समूगढ़ के टाइम की थी, यहीं पे इसने थ्रोन कैप्चर कर लिया था, है ना। ओके, अब देखिए जो नेक्स्ट किंग आता है वो आता है औरंगजेब। मुगल्स के अंदर मतलब मेजर मुगल्स जो हैं उसके अंदर से जो लास्ट किंग है वो औरंगजेब आता है। और औरंगजेब की काफ़ी सारी जो है बातें आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा एंटी था और कई चीज़ें बड़ी एग्जरेशन में आती है कि भाई 10,000 एक ब्राह्मण्स मारता था एक दिन में, इतने सारे टेम्पल्स तोड़वाए थे। अब थोड़ा मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी एग्जरेशन ज़्यादा है ना। तो चलिए औरंगजेब का देखते हैं। टाइम पीरियड जो था औरंगजेब का वो था 1658 से 1707। 1707 में डेथ हो गई थी औरंगजेब की और उसके बाद हम लेटर मुगल स्टार्ट हो जाते हैं। तो एज सच मेंस के पर्सपेक्टिव से लेटर मुगल्स थोड़े कम इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब तक जो है जो पोर्शन है ये मेंस के पर्सपेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो औरंगजेब वाज वन ऑफ द एबलेस्ट किंग ऑफ मुगल्स। ही अज्यूम द टाइटल आलमगीर। आलमगीर टाइटल लिया था और साथ में एक और टाइटल था जिंदा पीर। जिंदा पीर, है ना। Aurangzeb ruled for almost 50 years and during this long reign, the Mughal Empire reached its territorial climax. It stretched from Kashmir to Jing in the south and from Hindu Kush to west to Chittagong. देखिए हमने पहले भी ये जो है एक मैप देखा था लास्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर 1707 का जो एरिया हम देखते हैं मुगल्स का वो सबसे बड़ा था। तो औरंगजेब के टाइम में सबसे बड़ा एरिया था
इंडिया के अंदर मुगल एम्पायर का। हालांकि फिर ग्रेजुअली टूटने लग गया था, बट फिर भी अगर एरिया वाइज देखें तो सबसे बड़ा इसी के टाइम में रीच हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट में मीर जुमला जो था बंगाल का गवर्नर था और इसी के अंडर था औरंगजेब के। ही लेड एक्सपीडिशन अगेंस्ट अहोम्स। देखिए अहोम्स जहाँ भी आया आप समझिए असम एरिया जो था उस एरिया में बात करें। ही पेनिट्रेटेड अप टू लिमिट ऑफ अहोम किंगडम एंड फोर्स द अहोम किंग टू साइन अ फेवरेबल ट्रीटी। ठीक है, फिर कह रहा है मीर जुमला डाइड सून आफ्टर हिज ब्रिलियंट विक्ट्री, अहोम्स renewed द कंटेस्ट एंड रिकवर्ड द एरिया सिटी टू मुगल्स। तो इनिशियली क्या हुआ था कि भैया अहोम्स को हरा दिया था और ही फोर्स देम टू साइन अ फेवरेबल ट्रीटी टुवर्ड्स मुगल्स, बट ग्रेजुअली आफ्टर डेथ ऑफ मीर जुमला ये जो इन्होंने वापस से अपनी सारी टेरिटरी ले ली थी। फिर कह रहा है शाइस्ता खान सक्सेडेड मीर जुमला एज गवर्नर ऑफ बंगाल कैप्चर्ड द आइलैंड ऑफ सोनद्वीप एंड चित्तागोंग। चित्तागोंग का नाम आपको चित्तागोंग आर्मरी रेड सूर्य सेन मुगल मतलब जो मॉडर्न हिस्ट्री में चित्तागोंग नाम आएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है यूपीएससी में, चित्तागोंग आर्मरी रेड है ना, ये सूर्य सेन ने जो है लीड करी थी अगेंस्ट इंग्लिश। ओके, फिर देखिए कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेक्कन की बात कर रहा है। When Aurangzeb became Mughal emperor for the first 25 years, he considered northern regions. At that time, Maratha ruler Shivaji carved out. तो इस टाइम क्या हो रहा था कि ये जो था औरंगजेब ये नॉर्थ रीजन में ज़्यादा कंसिडर कर रहा था, और इस टाइम में मराठा जो रूलर थे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, उन्होंने जो है एक अच्छा एरिया जो है कैप्चर कर लिया था और धीरे धीरे एक मराठे किंगडम बना लिया था। तो अब जो है औरंगजेब ने डिसाइड किया कि भैया मराठास को रोकेंगे। तो औरंगजेब डिसाइडेड टू इन्वेड बीजापुर एंड गोलकोंडा। ही डिफीटेड सिकंदर शाह बीजापुर, अनेक्स्ड हिज किंगडम, देन प्रोसीड गोलकोंडा, कुतुबशाही भी खत्म करी और इसको भी कैप्चर किया। और इसने साथ में थोड़ी सी टेरिटरी कर्नाटका भी ले ली थी। तो इस तरह से कह रहे हैं कि औरंगजेब ने जो है काफ़ी एरिया वापस से डेक्कन के अंदर स्टार्ट किया कैप्चर करना। ठीक है, अब कह रहा है कि जो मेन जो बैरियर था, इनफैक्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेक्कन इज कंसीडर्ड टू बी पॉलिटिकल ब्लंडर ऑन द पार्ट ऑफ औरंगजेब। कह रहा है पॉलिटिकल ब्लंडर इसलिए क्योंकि ये जो पोर्शंस थे ये मराठा नीचे की तरफ थे और मुगल्स ऊपर की तरफ, तो बीच में ये पोर्शन था सारा बीजापुर गोलकोंडा वाला। अब जब इसने बीजापुर गोलकोंडा वगैरह सब कैप्चर कर लिया तो अब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो गया मराठास के साथ, सीधा मराठास की टेरिटरी आ गई मुगल्स के टच में। और इससे जो है कह रहे हैं कि डेक्कन कैंपेन्स एग्जॉस्टेड द मुगल ट्रेजरी। भारी पैसा लग रहा था, भारी खर्चा हो रहा था यहाँ पे इसको टक्कर लेने में भी शिवाजी महाराज की। तो इसलिए कह रहे हैं कि बड़ा चैलेंज चल रहा था, मराठा के साथ टक्कर लेने बड़े पैसे जो इनके खर्च होते चले गए। फिर उसके बाद कह रहे हैं इट इज बिलीव दैट वेरियस रेबेलियंस टुक प्लेस ड्यूरिंग औरंगजेब। जैसे मैं बता भी रहा था कि एरिया सबसे ज़्यादा कैप्चर औरंगजेब ने किया था, तो काफ़ी ज़्यादा रेबेलियंस जो हुए थे वो भी औरंगजेब के टाइम में ही नोट किया गया है। जैसे कि जाट पीजेंटेट मथुरा उन्होंने रिवोल्ट किया, फिर उसके बाद लोकल जमींदार गोखला ने भी जो है रिवोल्ट किया था, फिर उसके बाद ऐसे मतलब अलग अलग एरियाज में लीडरशिप राजा राम के अंडर जो है इन्होंने रिवोल्ट किया था, चूड़ामन के अंडर भी रिवोल्ट किया था, सतनामीज भी मुगल्स के अगेंस्ट हो गए थे। तो इस तरह से अलग अलग पोर्शंस के हिसाब से बता रहे हैं कि अलग अलग जगह रिवोल्ट्स हो रहे थे। और औरंगजेब जो था वो स्टोन्च ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था पर्सनल लाइफ के अंदर, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये ज़्यादा स्टोन्च और ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम इसलिए हो गया था क्योंकि इसने अपने भाइयों को ही मारा था, 2-3 भाइयों को ही, दारशी को ही मारा। तो कई बार क्या होता है कि इंसान जब ज़्यादा अंदर तो कहीं गिल्ट आती होगी शायद, तो इस वजह से कहते हैं कि ही लेड टू अ रिलीजियस लाइफ, मतलब रिलीजन की तरफ चला गया फिर ये ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे, उलेमास थे, उनकी पूरी पूरी बातें सुनने लगा, उनसे पूछने लगा कैसे चलना चाहिए राज दरबार, और जैसे जो मुस्लिम लोग के हिसाब से चलाना था उसी के हिसाब से चलाऊंगा। तो इसलिए स्टोन्च एंड ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम। फिर उसके बाद कह रहा है कि ये बनाना चाह रहा था जो है इंडिया को दरुल हर्ब से दरुल इस्लाम, मतलब लैंड ऑफ काफिर, काफिर बोलते हैं मतलब नॉन रिलीजियस जो है, जो जिनका इस्लाम धर्म नहीं है उनको दरुल अरब बोलना चाह रहा है। कह रहा है कि उनको दरुल हर्ब को चेंज करना है, दरुल इस्लाम लैंड ऑफ मुस्लिम्स बनाना है। तो ही फॉरवर्ड द कलीमा बीइंग इंस्क्राइब्ड ऑन द कोइंस एंड नवरोज, द फेस्टिवल नवरोज। नवरोज जो फेस्टिवल में देखा था दिल्ली सल्तनत के टाइम से आ रहा था, उसको इसने बैन कर दिया था। इसने कहा कि भैया ये कुरान के अंदर ये सब बातें नहीं है, और साथ में इसने जो है कोइंस के ऊपर भी नाम वाम लिखना और जो उर्दू के हिसाब से जो लिखा जाता था कलीमा उसको भी मना कर दिया था, भैया ये सब नहीं लिखोगे। मुहर्रम भी बंद कर दिया इसने। इनफैक्ट इज इन्वेजन अगेंस्ट डेक्कन सल्तनत वाज प्योरली ड्यू टू हिज हेट्रेड टू शिया फेथ। कह रहा है कि मेनली जितने भी जो मुस्लिम्स थे इंडिया में, जैसे ये खास कर ये जो सीक्वेंस रहा है मुगल्स का, देवर सुन्नीस। तो कह रहा है कि जो शिया फेथ वाले लोग थे इस वजह से ज़्यादा इसने इन्वेड करना चाहा डेक्कन सल्तनत में। तो कहीं ना कहीं रिलीजन की जो है परेशानी रही। फिर साथ में कहते हैं कि एग्जीक्यूटेड 9th गुरु तेग बहादुर को इसने जो है
एग्जीक्यूट कर दिया था और इस वजह से सिख्स भी इसके अगेंस्ट हो गए थे, सिख कम्युनिटी ने इसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया था। तो ये अलग अलग पोर्शंस बता रहे हैं कि मोहतसिब्स वर अपॉइंटेड इन ऑल प्रोविंसेस, दीज ऑफिसर्स वर इंटरेस्टेड विद द जॉब ऑफ एनफोर्सिंग मॉरल कोड्स एंड शरियत। तो शरीयत लॉ वही है जो कुरान के हिसाब से कह रहा है कि उसको जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए औरंगजेब ने काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स लिए थे। इनफैक्ट कुछ ऑफिसर्स भी सिर्फ इसीलिए बनाए गए कि भैया तुम देखो कि जो मॉरल कोड्स और जो शरिया के हिसाब से चल रहा है वो चलना ही चाहिए। फिर जैसे इसने झरोखा दर्शन ख़त्म कर दिया, मैंने बताया था लास्ट क्लास में के अंदर कि झरोखा दर्शन के अंदर किंग आता था और किंग को सुबह देख के फिर लोग ब्रेकफास्ट करने जाते थे, तो ये उसने जो है प्रैक्टिस बिल्कुल बंद कर दी। इसने कहा एंटी इस्लामिक है और इसने बहुत सारे कहते हैं कि कंस्ट्रक्शंस ऑफ हिंदू टेम्पल्स भी मना कर दिया और बहुत सारे तोड़ भी दिए, है ना। इनफैक्ट रिपेयर और बनाने से मना कर दिया और बाद में कह रहे हैं कि ये तोड़ने भी लगा था हिंदू टेम्पल्स को। जैसे कि एग्जाम्पल था टेम्पल ऑफ विश्वनाथ एट बनारस, टेम्पल ऑफ केशव राय एट मथुरा बिल्ड बाय बीर सिंह बुंदेला, ये सब जो है इसने डिस्ट्रॉय कराए थे, ठीक है। और इनकी जगह एक दो जगह जो है मॉस्क भी इरेक्ट की गई। इन 1679 ही इम्पोज जजिया एंड पिलग्रिमेज। देखिए ग्रेजुअली टाइम के हिसाब से और ज़्यादा जो है फेनेटिक के हिसाब से बिहेव कर रहा है, जैसे रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और फिर कह रहा है कि जजिया भी लगा दिया, पिलग्रिमेज टैक्स भी लगा दिया। और जो इसकी ये हरकतें थी इस वजह से जो है राजपूत इससे अलग हो गए। हमने पढ़ा था अकबर की राजपूत पॉलिसी के अंदर जो कंसिलिएटरी मेजर्स लिए थे अकबर ने, वो सब खत्म कर दिए, तो राजपूत भी जो है अब मुगल से एंटी होने लगे थे धीरे धीरे, ठीक है। फिर कह रहे थे रूलर ऑफ मेवाड़ राणा राज सिंह स्ट्रॉन्गली अपोज द मुगल इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ राजपूत सच एज क्वेश्चंस ऑफ सक्सेशन। इसने कहा कि भाई हमारे इंटरनल अफेयर्स में क्यों आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो हमें, जिस तरह से हम सक्सेशन चाहिए उस तरह से उन्हें दो, मुगल्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और लेकिन मुगल से कर ही जा रहे थे औरंगजेब की वजह से, इसीलिए कह रहे हैं कि जो मुगल और राजपूत जो अलायंस बना था अकबर के टाइम बहुत ही स्ट्रॉन्ग, वो ग्रेजुअली वीक हो गया था काफ़ी ज़्यादा, है ना। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर ऑफ औरंगजेब। ये सिर्फ समझने के लिए एज सच तो क्वेश्चन इसके ऊपर आना थोड़ा मुश्किल है। कह रहा है कि औरंगजेब वाज अ गॉड फियरिंग मुस्लिम, ही डिड नॉट लाइक ऑस्टेंटेशन एंड लेड अ सिंपल लाइफ। मतलब शो ऑफ की जिंदगी नहीं जीनी थी इसको, कह रहा सिंपल लाइफ जीनी थी, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के हिसाब से जीना था, गवर्नमेंट के हिसाब से चलनी चाहिए, शरिया लॉ क्या है उसके हिसाब से चलनी चाहिए। और he earned for his personal expenses by copying the Quran, Holy Book Muslim, and selling those copies. Due to all these qualities, he began to be regarded as ज़िंदा पीर, living saint, ठीक है। और he was a learned person and proficient Arabic। ऐसा नहीं कि और लैंग्वेज नहीं आती थी, लैंग्वेजेस जैसे कि अरबिक और पर्शियन, लेकिन जो है अब ये कुरान को ही ज़्यादा फैला रहा था जगह जगह। कहते हैं कि रिलीजियस कन्वर्जन्स भी काफ़ी ज़्यादा हुई इसके टाइम में, है ना। फिर देखिए आर्ट आर्किटेक्चर के टाइम की जो बात है, वो कहता है कि ही कंस्ट्रक्टेड मोती मस्जिद एट दिल्ली एंड बादशाही मॉस्क एट लाहौर, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। कहते हैं कि ये इसने ताजमहल को देख के जो है बनाया था, बट ये काफ़ी ख़राब बना कंपैरेटिवली ताजमहल से। फिर कहते हैं कि इस टाइप की किताब लिखी गई थी, फ़तह आलमगिरी, ईश्वर दास नागर ने लिखी थी। फिर कहते हैं कि वकाई हैदराबाद, कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोलकोंडा बाई औरंगजेब, ये निमाद खान अली ने लिखी है। देखिए किताब और जो भी बाहर से कोई लोग आया किसी टाइम में, वो सारी इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको ज़रूर पता हो। जैसे कि आलमगीर नामा किसने लिखी, मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम ने, ये बुक इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। देखिए कह रहे हैं इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ अंडर मुगल्स। कह रहे हैं ड्यूरिंग मुगल्स रूल मेनी यूरोपियन ट्रेवल्स एंड ट्रेडर्स केम टू इंडिया एंड देयर अकाउंट्स कंटेन वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया। तो फिर से वही इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है कि जो ट्रैवलर्स जो भी आए बाहर से, उनके जो है उन्होंने उस टाइम के काफ़ी अच्छी जो है लाइट थ्रो किया उस टाइम के सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में। इनफैक्ट ये बताया कि वेल्थ और प्रोस्पेरिटी में इंडिया काफ़ी रिच था, लग्जूरियस लाइफ जी रहे थे लोग। और कई जगह ऐसा भी दिखाया कि जो गरीब लोग थे वो कितने ज़्यादा पॉवर्टी में जी रहे थे, सफरिंग्स थी, ऑर्डिनरी मासेस के लिए इतना अच्छा भी नहीं था। निकिटिन बता रहे हैं, निकिटिन मोस्ट ऑफली रशिया का ट्रैवलर था। निकिटिन ऑब्जर्व्ड दैट द पीपल ऑफ डेक्कन वर बेयर फुटेड, पॉसिबली ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ लेदर। द नोबल्स ऑफ मुगल पीरियड फॉर्म्ड अ प्रिविलेज्ड क्लास, मोस्ट ऑफ देम वर फॉरेनर्स सच एज टर्क्स एंड अफगान्स। तो ये बताना चाह रहा है कि जो ज़्यादातर जो अपर या हायर क्लास के जो नोबल्स थे हायर क्लास वाले, वो ज़्यादातर फॉरेनर्स थे, टर्क्स के, अफगान्स थे। फिर कह रहे हैं कि ट्रेड की जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही थी इन टाइम में, मुगल्स के टाइम में। द इंडियन ट्रेडिंग क्लासेस वर लार्ज इन नंबर एंड स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, दे वर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड हाईली प्रोफेशनल। लोकल ट्रेडर्स भी थे, दे वर कॉल्ड बनिक्स, वाइल सेठ बोरा ट्रेडर्स स्पेशलाइज इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, है ना। ये सब नाम है जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करते थे, उनके नाम है ये सेठ बोरा। फिर उसके बाद देखिए बोरा आजकल भी टाइटल दिया जाता है। फिर कह रहा है बंजाराज वर अनदर क्लास ऑफ ट्रेडर्स, बंजारा ट्रेडिंग करी। फिर उसका कह रहे हैं ट्रेडिंग कम्युनिटीज बिलोंग टू ऑल फेथ, ऐसे नहीं तो सिर्फ मुस्लिम थे, हिंदू मुस्लिम जैन सबके हिसाब से थे। राजस्थान में ओसवाल, अग्रवाल, महेश्वरीज, देवर मारवाड़ीज, आज भी फेमस है मारवाड़ीज।
अफगानीज, खत्रीज, मुल्तानीज ट्रेड विद सेंट्रल एशिया। तो अलग अलग पोर्शंस के हिसाब से अलग अलग लोग जो है ट्रेडिंग कर रहे थे। फिर कह रहा है कि क्या क्या एक्सपोर्ट हो रहा था, जैसे कह रहा है बंगाल एक्सपोर्टेड शुगर, राइस एज वेल एज डेलिकेट मसलिन एंड सिल्क, ये चीज़ें एक्सपोर्ट थी। कोरोमंडल कोस्ट बिकम अ सेंटर ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन। देखिए जो सारी ट्रेड जो ग्रेजुअली रिच हो रहा था, इसीलिए यहाँ पे इस टाइम जो है ब्रिटिश अट्रैक्ट हुए थे कि ट्रेडिंग के हिसाब से आए थे और फाइनली इंडिया को कैप्चर करके बैठ गए। तो कह रहे हैं कि ट्रेडिंग जो है काफ़ी ज़्यादा भारी हो रही थी इस टाइम और ग्रोथ आने लगी थी धीरे धीरे। स्पेशल पोर्ट्स डेवलप हो गए थे कि जहाँ से सिर्फ वही चीज़ें जैसे कि टेक्सटाइल की है, कोई सिल्क की है, इस तरह से डेवलप हो गए थे बहुत स्पेशल। जैसे गुजरात वाज एन एंट्री पॉइंट फॉर फॉरेन आइटम्स, फ्रॉम देयर फाइन टेक्सटाइल सिल्क वर टेकन इनटू नॉर्थ इंडिया। फिर कह रहे हैं फूड ग्रेन्स इंडिगो वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम नॉर्थ इंडिया थ्रू गुजरात, एक्सपोर्ट भी हो रहा था। फिर कह रहा है कि सर्टेन मेटल्स लाइक कॉपर एंड टिन, वॉर हॉर्सेज, लग्जरी आइटम्स लाइक आइवरी वर द मेजर गुड्स ऑफ इंपोर्ट। इंपोर्ट के अंदर यही जा था, जैसे कह रहे हैं कि हॉर्सेज काफ़ी ज़्यादा, जो वॉर हॉर्सेज अरबी जो घोड़े थे वो काफ़ी स्पेशल और स्ट्रॉन्ग माने जाते थे। तो कह रहे हैं वो सब इंपोर्ट किए जाते थे, कॉपर टिन इंपोर्ट किया जाता था, आइवरी के आइटम्स इंपोर्ट किए जाते थे। और इट लेड टू इंक्रीज इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ऑल्सो ग्रेजुअली, और गोल्ड सिल्वर भी काफ़ी इंपोर्ट किया जाता था। तो अब कह रहा है कि यहाँ पे फॉरेन ट्रेडर्स ने कहा कि भाई इंडियन जो ट्रेडर्स थे बड़े अलर्ट थे और ब्रिस्क थे, मतलब काफ़ी तेजी मूव करने वाले लोग थे वो, और ट्रेडिंग तगड़ी होती थी। तो इस तरह से इसने पूरा बताया कि फॉरेन ट्रेड विटनेस्ड फर्दर इंक्रीज ड्यू टू सेटिंग ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज एंड देयर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन यूरोप। तो ये बेसिकली मतलब एक सिंपली ये बताना चाह रहा है इस पूरे पोर्शन के अंदर कि भैया ट्रेड भी इस टाइम जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई थी ट्रेड की भी, है ना। तो ये आपका पोर्शन आ रहा है इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ अंडर मुगल्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।